अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़िस से होंगे। नाज़रीन, आज मैं गवर्नमेंट ऑफ न्यूज़ीलैंड की तरफ से आपके लिए फुली फंडेड मास्टर और पीएचडी की स्कॉलरशिप्स लेके आया हूँ। ये स्कॉलरशिप्स आपको यूनिवर्सिटी ऑफ विलिंगटन यानी कि विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ विलिंगटन की तरफ से आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स मुहैया की जाती हैं, जिसमें तमाम नेशनलिटी के स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और ये स्कॉलरशिप्स फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं, जिनके साथ-साथ आपको एनुअल स्टिपेंड भी प्रोवाइड किया जाता है। स्कॉलरशिप्स में आपने अप्लाई कैसे करना है, क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स है स्कॉलरशिप में अप्लाई करने की, मुकम्मल तफ़सीलात और पोर्टल के थ्रू स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइडेंस आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये स्कॉलरशिप जो है वो है क्या। बेसिकली सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है, उसके बारे में बेसिक हम पढ़ेंगे और उसके बाद पोर्टल के थ्रू मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि पोर्टल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझने में ऐसा जितना ज़्यादा आसान नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से मैं आज इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ मुकम्मल तौर पर जुड़े रहिएगा। तो सबसे पहले स्कॉलरशिप है हमारे लिए वेलिंगटन मास्टर और डॉक्टरेट स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं, यानी कि बेसिकली जो मैं आज के लिए आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो मुकम्मल तौर पर आपको पीएचडी की स्कॉलरशिप के लिए, लेकिन साथ साथ जो है वो मैं आपको मास्टर का मुकम्मल तौर पर गाइडेंस देता रहूँगा। तो आप जब भी जैसे ही आप ये मुकम्मल वीडियो देखते हैं, आपने मेरे साथ साथ जो है वो वीडियो के अंदर अपनी अप्लाई करके चले जाना है। तो सबसे पहले फुली फंडेड है, साथ साथ आपको मंथली 32,000 एनुअल स्टीफंड भी प्रोवाइड किया जाता है, जो कि किसी भी तौर पर मुकम्मल आपके लिए कम नहीं है। इसके साथ साथ आप पार्ट टाइम जॉब वैसे भी कर सकते हैं, यानी कि मुकम्मल पैकेज जो है ये यूनिवर्सिटी आपको मुहैया करती है। इसके साथ साथ 3 साल के लिए ये स्कॉलरशिप जो है आपको प्रोवाइड की जाती है, यानी कि मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ पीएचडी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 3 साल के लिए जो है फुली फंडेड आपकी ट्यूशन फ़ी कवर की जाती है, जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर डायरेक्टली भिजवा दी जाती है यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ऑफ न्यूज़ीलैंड की तरफ से। उसके साथ-साथ अगर हम बात करें तो 3 राउंड्स हैं वो हर साल होते हैं, यानी कि आप 3 बार जो हैं बेसिकली 3 बार जो ये स्कॉलरशिप पूरे साल में ओपन होती हैं, और स्कॉलरशिप के बारे में ज़्यादातर स्टूडेंट्स नहीं जानते, ठीक है। तो आपने लाज़मी तौर पे स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई करना है, और राउंड कब होते हैं तो उसके बारे में भी आज मैं आपको मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ। तो हम देखते हैं कि ये स्कॉलरशिप है क्या और कौन इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले कहते हैं प्रेस्टिजियस फुली फंडेड अवार्ड सपोर्टिंग पीएचडी कैंडिडेट्स ऑफ एनी नेशनलिटी, यानी कि किसी भी कंट्री के स्टूडेंट्स हैं वो चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि सबसे बेहतरीन बात स्कॉलरशिप की आपको ये देखने को मिलेगी। उसके बाद यही बात वो कैन अप्लाई तो ग्रेजुएट ऑफ एनी यूनिवर्सिटी, यानी कि यूनिवर्सिटी की भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नेशनलिटी की भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे आप न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं या आप किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट या किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि मुकम्मल तौर पर जो है वो किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलती। उसके बाद एनी डिसिप्लिन, यानी कि आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें मोटी मोटी कौन सी फील्ड से हमें दिखाते हैं, तो इसमें बिजनेस के लिए है, साइंस की, इंजीनियरिंग की, हेल्थ, लॉ, ह्यूमैनिटीज़, एजुकेशन, आर्किटेक्चर और आर्किटेक्चर है, उसके बाद डिज़ाइन है, तो बहुत सारी हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, पोर्टल के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा बहुत सारी चीज़ें आपको अपनी फील्ड इसमें से लाजमी तौर पर मिल जाएगी। अच्छा, उसके बाद इसकी जो रिक्वायरमेंट है उसमें कहता है कि हमारे पास फर्स्ट डॉक्टरेट ओनली, यानी कि इसका क्या मतलब है कि आपके पास पहली बार ही आप पीएचडी कर रहे हो, पहली बार ही आप स्कॉलरशिप मतलब पहली बार ही आप जो है पीएचडी कर रहे होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने पहले से ऑलरेडी पीएचडी की हुई हो और आप दोबारा से स्कॉलरशिप को देखते हैं और आप इसके अंदर भी आप सोचते हैं कि मेरे इसके अंदर फ़ायदा हो रहा है, इसके अंदर भी अप्लाई कर दूँगा। ऐसा नहीं है, यानी ये फ्रेश होने चाहिए, फर्स्ट टाइम आप जो है वो पीएचडी कर रहे होने चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और उसके बाद कहता है कि हाईली कॉम्पिटिटिव, ऑब्वियसली जो कि स्कॉलरशिप आपके पास होती है फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन वो अगर यहाँ देखें तो अराउंड 1 to 10 स्कॉलरशिप जो है वो हर साल जो है वो दी जाती हैं, और ये एकेडमिक बेस पे होती हैं। आपकी रिसर्च पोटेंशियल भी आपने किस हद तक रिसर्च की है और किस तरीके से की है, आपकी कितनी पब्लिकेशंस हैं, ये उस चीज़ के ऊपर मेरिट करता है। यानी कि मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप जो है वो ये है। अगर आपको लगता है कि आप एक वेल एजुकेटेड और आपका एकेडमिक रिकॉर्ड जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अच्छी तरह आपने रिसर्च की भी है और आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा है, तो आप बगैर सोचे समझे स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई करें। अगर नहीं भी आपको लगता है कि आप एक मीडियोकर हैं और ऐसे जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो चांस लेने में कुछ भी नहीं जाता, आप इसके अंदर ज़रूर अप्लाई करें। उसके बाद हम देखते हैं कि फुली फंडेड है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, और आपको एनुअली जो है इसके साथ साथ 32,000 जो है वो स्टीफंड भी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद 100% स्कॉलरशिप है, अप टू 3 ईयर्स के लिए होता है, और हर साल 110 स्कॉलरशिप जो हैं ये आपको प्रोवाइड करते हैं।
अच्छा, ये 110 जो हैं वो फ़िक्स नहीं है, ये इंक्रीज़ डिक्रीज़ करती रहती हैं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं मिनिमम आपके पास 110 होंगी, इससे ज़्यादा हो सकती हैं, इससे कम जो है वो नहीं होती है स्कॉलरशिप्स। इसका एकेडमिक रिकॉर्ड या एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं आपके पास, तो अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, ठीक है, तो बैचलर डिग्री में यानी कि मैंने आपको बताया कि आप एक एकेडमिक रिकॉर्ड आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो इतना ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपका CGPA 4 से कम है, सॉरी 4 में से अगर आपका CGPA कम से कम 3 है, तो आप इस स्कॉलरशिप पे एलिजिबल है। मतलब इतना ही वो आपसे रिक्वायर्ड करते हैं, तो इतना मेरे ख्याल से आराम से आ जाता होता है। और अगर कहता है ब्रिटिश सिस्टम से आप बिलोंग करते हैं, जो कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में कॉमन है, तो आपकी फ़र्स्ट क्लास और अपर सेकंड क्लास जो है, यानी कि एक अच्छी 75% से अबव परसेंटेज पे अगर स्कॉलरशिप आपने अपना बैचलर मुकम्मल की हुई है, ठीक है, तो आप स्कॉलरशिप पे एलिजिबल हैं, आप मुकम्मल तौर पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप बैचलर के बाद, यानी कि यहाँ पर आपको ये चीज़ समझाता चले जाऊँ कि अगर आपने BS किया हुआ है, तो आप BS के बाद सीधा यहाँ पर PhD के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो यहाँ के ये आपसे MPhil वगैरह रिक्वायर्ड नहीं करते। लेकिन अगर आपने मास्टर वगैरह ऑलरेडी किया हुआ है, तो उसमें भी आपके पास यही सेम बात है कि आपका अगर आपको एकेडमिक रिकॉर्ड स्ट्रॉन्ग है और आपके पास जो फर्स्ट और अपर क्लास सेकंड क्लास में अगर आपने डिग्री मुकम्मल की है अपनी मास्टर की, तो आप स्कॉलरशिप पर एलिजिबल है। आप यहाँ पर जो है इसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के ऊपर। तो उसके बाद हम देखें कि आर्ट्स की क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो क्योंकि ये एक हाईली कम्पिटिटिव, वो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा SSCP ज़्यादा फेमस नहीं, लेकिन क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि बहुत कम स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप के बारे में पता होता है, लेकिन अप्लाई करने वालों की तादाद भी कम होती है, इसलिए अप्लाई करने जो करते हैं उनके स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। और जितने भी आप इस तरह की स्कॉलरशिप जो कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स होती हैं, और स्पेशली आपके पास जो है न्यूजीलैंड से हैं, तो उनमें आपके पास आर्ट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन आर्ट्स में आपके पास किसी भी बैंड में कम से कम जो है वो 6 से नीचे का स्कोर नहीं होना चाहिए। उसके बाद टॉफल है, अगर आपके पास 90 जो है वो ओवरऑल होने चाहिए। राइटिंग में 20 से जो है वो कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद PTE है कि अगर आपके पास है तो 58 ओवरऑल। कम्युनिकेशन में जो है वो 50 से इक्वल या 50 से ऊपर होने चाहिए। बिलिंगो है, अगर आपके पास 120 ओवरऑल, कोई भी बैंड जो है वो आपका 105 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया जी। यहाँ पर जो है एक्सेप्शन है आर्ट्स के रिक्वायरमेंट में, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ के, ठीक है जी। तो अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो अगर आपने इन यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, बॉम्बे से, दिल्ली से, मद्रास से, कानपुर वगैरह से, और बाकी उन्होंने कुछ यहाँ पर पोर्टल के ऊपर प्रोवाइड किया हुआ है, अगर आप इन यूनिवर्सिटी से या इन एरिया से आपने किया हुआ है अपनी मास्टर की PhD किया या मास्टर किया, तो आपको आर्ट्स वगैरह को प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि उनके लिए जो है यहाँ पर एक्सेप्शनल केसेस मौजूद हैं। उसके बाद लेकिन कहता है ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए ऐसा वहाँ पर कोई भी ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के स्टूडेंट्स को लाजमी तौर पर ये इनमें से कोई भी ये चीज़ प्रोवाइड करनी पड़ती है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इनफ नहीं है वहाँ पर, ठीक है। तो यानी कि कम से कम आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए। और अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं और अगर इन यूनिवर्सिटी से या फिर इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट से आप लोगों ने पढ़ा है वहाँ पर, तो आपके लिए वहाँ पर एक्सेप्शनल केस मौजूद है, यानी कि सारे इंडिया नहीं, कुछ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट जो हैं वो एक्सेप्शनल केसेस पे हैं। उसके बाद हम देखेंगे डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से रिक्वायर्ड रहेंगे आपको। तो डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले आपकी ट्रांसक्रिप्ट है, वो आपके पास मौजूद होनी चाहिए ऑब्वियसली। उसके बाद इंग्लिश का है ट्रांसलेशन, अगर आप कहता है कि अगर आपकी आपने जो अपनी मास्टर की डिग्री की है या बैचलर की डिग्री की है, अगर वो आपके पास है वो इंग्लिश में मौजूद नहीं है, ठीक है, यानी कि किसी और चीज़ में है, तो आपने वहाँ पर इंग्लिश की ट्रांसलेशन लगा के ऑफिशियल स्टैम्प जो है वो आपके ऊपर होनी चाहिए, उससे ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर, फिर आपने वो सबमिट यहाँ पर करवानी है, ठीक हो गया जी। उसके बाद CV, और आपके पास अपग्रेडेड CV होनी चाहिए, लेटेस्ट CV होनी चाहिए। आपके पास 2 रेफरेंस लेटर्स जो है वो मौजूद होने चाहिए। इंग्लिश टेस्ट कोई सा भी होना चाहिए इनमें से। और इसके प्रोग्राम स्पेसिफिक एक्स्ट्रा, यानी कि हर प्रोग्राम कुछ आपसे एक्स्ट्रा चीज़ें रिक्वायर्ड करता है, तो वो भी आपने प्रोवाइड करनी है, लेकिन जनरल जो है वो यही चलती है मोस्टली। बट UM लुक फॉर बियॉन्ड गेयर्स, यानी कि ये स्कॉलरशिप आपसे इसके अलावा क्या चाहती है, तब ये तो हो गया ना एक जनरल रिक्वायरमेंट्स। तो आपके पास स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट होना चाहिए रिसर्च फील्ड के अंदर, सेल्फ डिसिप्लिन होने चाहिए, इंडिपेंडेंटली वर्क करने की आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, क्रिटिकल फीडबैक जो है वो आप बर्दाश्त करने की हिम्मत होनी चाहिए, फाइनेंशियल एंड पर्सनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रिकॉर्डिंग, यानी कि ये सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी है अपने लेटर्स के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बताऊंगा आपने कहाँ पर इंक्लूड करना है, पोर्टल के ऊपर इनकी तमाम चीज़ें मौजूद हैं, तो आपने बेसिकली लिखना होता है, उसके थ्रू जो है वो आपने बता देना होता है। ये आपके पास ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स मौजूद, आप कह सकते हैं कि ऐसा कोई ऑफिशियल नहीं होता, आपने अपने लिखने के थ्रू ही वहाँ पर एक्सप्लेन करना होता है, ठीक हो गया। उसके बाद देखते हैं कि PhD कौन से, यानी कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन मोटे अगर हम देख लेंगे कौन से बेसिक ये यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कर रही है, तो इसमें बिजनेस एंड गवर्नमेंट है, साइंस है, इंजीनियरिंग है, ह्यूमैनिटीज़ है, आर्किटेक्चर है, हेल्थ है, एजुकेशन है, लॉ है, और भी बहुत सारे जो हैं वो आपके पास वहाँ पर मौजूद हैं, ठीक हो गया।
तो एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या होता है? सबसे प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर रहे होते हैं, आपने उसकी रिक्वायरमेंट चेक करनी होती हैं, आपने सुपरवाइज़र के साथ कॉन्टैक्ट करना होता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शनल है, अगर आप सुपरवाइज़र से कॉन्टैक्ट करते हैं अपने थ्रू तो यानी कि अप्रिशिएटेड है, ठीक है, हाँ करना चाहें तो कर लें। अदरवाइज़ अगर आप नहीं भी करना चाह रहे या किसी तौर पर आपने किया और आपको सुपरवाइज़र ने कुछ आप रिस्पॉन्ड नहीं किया और आपकी स्कॉलरशिप लग सकती है, तो इंस्टीट्यूशन आपको खुद ब खुद ही कोई ना कोई सुपरवाइज़र प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। यानी कि सबसे बेस्ट बात ये होती है कि अक्सर स्टूडेंट जो है वो सुपरवाइज़र को कॉन्टैक्ट करते हैं, लेकिन सुपरवाइज़र आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता। लेकिन अगर आपकी स्कॉलरशिप लग जाती है तो इंस्टीट्यूट आपको खुद ब खुद ही सुपरवाइज़र प्रोवाइड कर देता है, यानी कि ये स्कॉलरशिप की तीसरी चौथी बेस्ट बात जो है यहाँ पर होगी। उसके बाद आप में एक प्लेटफॉर्म होता है कम्युनिटीज़ फोर्स, वहाँ पर आपने रजिस्टर करना होता है, मैं करना आपको सिखाऊंगा। उसके बाद आपने यहाँ पर वो सारी चीज़ें जो है मेंशन करनी होती है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपके अंदर वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जो मैंने आपको पिछली स्लाइड के ऊपर बताई हैं, ठीक है जी। वो सारी चीज़ें आप में इंटरेस्ट अपनी जो है रिसर्च कहाँ की, रिसर्च करना चाह और कहाँ पर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी बेसिक बातें और इसके साथ अपनी वो चंद बातें जो मैंने आपको स्लाइड पे बताई हैं वो चीज़ें यहाँ इंक्लूड करनी है आपने, ठीक है, ताकि आपकी एक एप्लीकेशन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बन जाए। उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने होते हैं डेडलाइन से पहले। डेडलाइन क्या है वो भी अभी आपको बताता हूँ, इसके बाद आउटकम जो है वो आपके लिए आ सकती है। तो उसके बाद डेडलाइंस क्या हैं, 3 मैंने आपको बताया पूरे साल में राउंड होते हैं। एक राउंड जो है वो 1 मार्च को ख़त्म हो जाता है, दूसरा जो है वो 1 जुलाई को ख़त्म होता है। यानी कि मैं तीसरे राउंड के लिए अप्लाई करने के लिए बता रहा हूँ, इस साल के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने 1 नवंबर से पहले स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई कर देना होता है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको एक रेफरेंस मतलब ऐड करना होता है या रेफरी ऐड करना होता है। यानी कि बेसिकली आपने क्या करना होता है, वो कह रहा है कि जैसे ही आप वहाँ पर रेफरी को इंक्लूड करते हैं या रेफरेंस को इंक्लूड करते हैं तभी आपका पोर्टल पे हर चीज़ 100% शो होगी, अदरवाइज़ 100% शो नहीं होती। अब ये रेफरेंस क्या है, बेसिकली आपने अपने इंस्टीट्यूशन से, यानी कि जहाँ से आपने बैचलर किया है या जहाँ से आपने अपना मास्टर किया है, आपने वहाँ से 2 टीचर्स के जो आपको जानते हैं अच्छे से, जहाँ से आपने पढ़ा है वहाँ से 2 टीचर्स, या जहाँ से रिसर्च की है तो आपका अच्छा भला जो है इंटरेक्शन हो जाता है अपने टीचर्स के साथ, ये अपने टीचर्स को बता भी दीजिएगा। आपने 2 टीचर्स की ईमेल जो है लिंक ईमेल जो है वो प्रोवाइड करनी होती है, इस पूरे के पूरे पोर्टल के अंदर इंक्लूड करनी होती है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी खुद ही रब्ता कर लेती है उन 2 प्रोफेसर्स के साथ जिनका आपने ईमेल प्रोवाइड की होती है, और उनसे रब्ता करने के बाद वो आपसे आपके बारे में जानते हैं उनसे, और आपके प्रोफेसर जैसे वो लेटर रिकमेंडेशन लिख रहे होते हैं वैसे ही वो लेटर रिकमेंडेशन लिख के यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करते हैं। यानी कि आपका ताल्लुक़ इस रेफरेंस से, आपका लेटर रिकमेंडेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं हुआ, ताल्लुक़ जो है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूजीलैंड यानी कि गवर्नमेंट ऑफ न्यूजीलैंड, और या फिर आप इसी वेलिंगटन यूनिवर्सिटी जो है, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी जो है इसका, और आपका उस यूनिवर्सिटी का जहाँ से आपने मास्टर अपना ग्रेजुएट किया, इन दोनों का आपस में कॉन्टैक्ट होता है आपको लेके। आपको नहीं पता कि आपके टीचर ने क्या कुछ लिख के दिया, बेसिकली इन दोनों का आपस में कम्युनिकेट होता है। उसके बाद जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंगटन विक्टोरिया यूनिवर्सिटी जो है वो सिलेक्ट करती है कि आपको स्कॉलरशिप देनी है। उम्मीद है आपको समझ आ गई। आपको खुद ब खुद जो है वो लेटर रिकमेंडेशन लिखवाने की सच ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बेसिकली अगर आप लेटर रिकमेंडेशन की ज़रूरत है भी तो आप इंक्लूड कर दें, लेकिन आपने रेफरेंस के तौर पर 2 का कॉन्टैक्ट देना होता है वहाँ पर। उसके बाद मास्टर स्कॉलरशिप जो है मैंने आपको कहा, मैं कुछ हद तक जो है वो आपको गाइड करता रहूँगा मास्टर के लेके। तो मास्टर की जो स्कॉलरशिप है वो 100% फुली फंडेड नहीं है। बहुत सारी आपको पोर्टल पे स्कॉलरशिप्स मिलेंगी जो फुली फंडेड हैं, लेकिन यहाँ जो मैं आपको स्कॉलरशिप बता रहा हूँ वो है VUW पोस्ट ग्रेजुएट इंटरनेशनल स्कॉलरशिप। ये मास्टर के लिए है, ये फुली फंडेड नहीं है, ठीक है। ये 10,000 जो है वो आपकी ट्यूशन फ़ी के लिए प्रोवाइड करता है, बाकी आपने खुद ब खुद ही करना होता है। और जो भी आप मास्टर डे अप्लाई कर रहे होते हैं उसमें आपका कोर्स वर्क इंक्लूड होना चाहिए, कोई आपके पास टीचिंग वाली जो है वो मास्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है भैया। और ठीक है जी, तो बहुत सारी बेसिक सी चीज़ मैं इसको बता रहा हूँ आपको। तो वहाँ पर मैं आपको स्कॉलरशिप ये भी दिखा दूँगा कि स्कॉलरशिप के अंदर आपने अप्लाई कैसे करना होता है। बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ पोर्टल के थ्रू, तो जुड़े रहना है अपनी वीडियो के साथ। तो कौन जो है वो मास्टर की स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है, वो तमाम स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी इस यूनिवर्सिटी से पढ़ चुके हों, वो तमाम स्टूडेंट जो एक्सचेंज प्रोग्राम या एक्सचेंज स्टडी का प्रोग्राम रखते हों या पहले ही यानी कि इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के थ्रू पढ़ चुके हैं, वो स्कॉलरशिप के अंदर एलिजिबल नहीं है। वो तमाम स्टूडेंट जो क्रेडिट ट्रांसफ़र या इनका जो एडवांस स्टैंडिंग होता है, यानी कि आपस में यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी कम्युनिकेशन ये होता है, वो वाला जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं है। न्यूजीलैंड के जो स्टूडेंट्स हैं
दो स्पॉन्सर्ड बाय होम और न्यूजीलैंड गवर्नमेंट वो नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन जो है स्कॉलरशिप के एलिजिबल नहीं है। तो बेसिक सी रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बता दी है मास्टर के लिए, थोड़ा वो जो है मैं आपको पोर्टल के थ्रू बताने वाला हूँ। उसके बाद जो है वो पाकिस्तानी और इंडिया और बांग्लादेश के लिए मैंने ये स्कॉलरशिप क्यों चूज़ किया है, मैं क्यों ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आप स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई करें। बेसिकली बहुत सारी जो हैं चीज़ें जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इंडिया बांग्लादेश के स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती हैं वो यहाँ पर नहीं है। मैंने कि आसान रहेगा उन स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले नेशनलिटी की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन जो बहुत सारी स्कॉलरशिप जो है वो रिस्ट्रिक्शन देती हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं है। ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, ठीक है, ओपन अक्रॉस ऑल डिसिप्लिन, हर चीज़ इसके अंदर मौजूद है। बहुत सारी आप कह लें कि स्टडी की फील्ड जो है वो इसके अंदर इंक्लूड है। उसके बाद जो है ब्रिटिश अगर आप देखें सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारी यूनिवर्सिटी जो है हमें प्रोवाइड करती हैं हमारी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह, तो उसके अकॉर्डिंग होती हैं, तो उसके लिए भी बेनिफिट है। हमें जो है ग्रीड का टेस्ट वगैरह देने की ज़रूरत स्कॉलरशिप के लिए नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि फेवर करती हैं हमें कि हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, और इसका जो है हमारा बेस्ट चांस भी रहता है कि स्कॉलरशिप को हम गेन करें। उसके बाद मैंने यहाँ पे वेबसाइट का लिंक डाल दिया और एप्लीकेशन पोर्टल का लिंक भी डाल दिया है, ईमेल ऐड कर दी है, फ़ोन नंबर ऐड कर दिया है कि आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, अगर कुछ आपको समझ नहीं आए तो आप लाजमी तौर पर कमेंट करें तो मैं आपको बताता हूँ। अब हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे, बेसिकली पोर्टल पे लेके चलता हूँ कि आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना कैसे होता है, ठीक है। अच्छा, तो यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले करना क्या है, गूगल में आना है और आपने लिखना है यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंगटन, ठीक है। जैसे ही आप यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंगटन के लिए अप्लाई करने के लिए आप जैसे ही इंटर करते हैं तो आपके पास बेसिकली सबसे पहली वेबसाइट जो आएगी विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंगटन। आपने इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को ओपन करना है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है आपके पास, ठीक है। आपने इसको ट्रांसलेट कर लेना है इंग्लिश के अंदर। जैसे आप इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करते हैं तो आपके पास यहाँ पर देता है कि फ्यूचर स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, करंट स्टूडेंट्स रिसर्च किया है और इंगेज, मतलब इनकी अपनी जो भी इनकी वेबसाइट है प्रॉपर्ली सारी की सारी इन्होंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन ऐड की हुई है, क्या। तो आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, स्कूल लीवर स्कॉलरशिप, यानी कि बहुत सारे स्कॉलरशिप्स आपको इस पोर्टल पे देखने को मिलेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पेज है, ठीक है। तो ये चीज़ है आपने यहाँ पर देख लेनी है जिसकी स्कॉलरशिप के अंदर अगर आप मास्टर या पीएचडी के लिए अप्लाई नहीं करना चाह रहे तो, क्योंकि मैं मास्टर और पीएचडी के लिए आपको यहाँ बताने वाला हूँ, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के तौर पर सबसे पहले मैं यहाँ पर जाता हूँ, थोड़ा सा बैक कर लेते हैं। तो यहाँ से आपके पास आ जाते थे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और इसमें आपने जाना है ऑप्शन पे अप्लाई एंड अनरोल पे, यानी कि इस ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ स्टार्ट करते हैं आपके पास एक नया पेज ओपन होता है। अब यहाँ पर वो एप्लीकेशन डेडलाइन आता है कि फरवरी में है, जुलाई के अंदर और नवंबर के अंदर, ये आपको उसने बता दिया है अपनी डेडलाइंस जो मैंने आपको वहाँ पे मेंशन की थी। मैंने मेंशन की थी पीएचडी के लिए है, तो हर स्कॉलरशिप के लिए यहाँ पे बेसिकली जो ये आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे एडमिशन्स के लिए है, ठीक है। तो हर प्रोग्राम में, क्योंकि मैं आपको स्कॉलरशिप के लिए बताने वाला हूँ, तो अंडर ग्रेजुएट, मास्टर, पीएचडी तीनों की डिफरेंट डेट्स आपको देखने को मिलती हैं। तो जो मैंने आपको डेट्स बताई थी वो पीएचडी के लिए बताई थी। जैसे आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर वो बताता है कि अप्लाई डायरेक्टली एज अ स्टूडेंट, या आप स्टूडेंट के तौर पर, यानी कि आप स्टूडेंट हैं और अप्लाई करना चाह रहे हैं, या आप एजेंट के तौर पर या किसी भी एजेंट से अप्लाई करवाना चाह रहे हैं। तो अगर एजेंट से अगर आप अप्लाई करवाना चाह रहे हैं तो अब इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें। वैसे एजेंट से अप्लाई करवाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी अगर आप ये मुकम्मल वीडियो देख लेते हैं। जैसे ही आप अप्लाई डायरेक्टली एज अ स्टूडेंट पे अप्लाई ऑनलाइन पे करते हैं तो आपके पास जो है ना वो एक सेकंड पेज ओपन होता है। अभी सेकंड पेज पे दोबारा से मैं इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर वो आपको बताता है कि होम पेज का ऑप्शन देता है, सर्विसेज का देता है, माई एप्लीकेशन और मैप्स वगैरह। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आते हैं कि आप या तो यहाँ पर कर लें नया अकाउंट क्रिएट कर लें। अगर आप न्यू हैं तो आपने यहाँ से जाके रजिस्टर करना है। आप ईमेल के ज़रिए करना चाह रहे हैं, फेसबुक के ज़रिए, जैसे भी आपने करना तो आपने रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद वो आपको आपकी ईमेल पे एक पासवर्ड वगैरह सेंड कर देते हैं। आपका वहाँ से कंफर्म करना है और दोबारा आके आपने लॉगिन कर लेना है। मैं ये चीज़ें पहले ही कर चुका हूँ तो मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ। जैसे ही मैं लॉगिन पे करता हूँ तो नेक्स्ट अगेन जो है वो एक पेज ओपन करके देता है मुझे, और यहाँ पर मेरे पास है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी मैं यहाँ पर रजिस्टर्ड हूँ तो ये मुझे ये ऑप्शन दे रहा है।
आपने अपने 1-2 बार वो आपने अप्लाई करना, मतलब आप वहाँ पे ईमेल ऐड करेंगे तो आपको फिर ये वाला भेज देगा। अब यहाँ पर वो आपको कहता है, अगेन इंग्लिश में थोड़ा सा ट्रांसलेट कर लेते हैं। यहाँ पर वो कह रहे हैं एडमिशन पे अप्लाई कर रहे हैं, कोर्स एडवाइस देखना चाह रहे हैं, अकोमोडेशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, अकोमोडेशन देखना चाह रहे हैं। यहाँ पर और भी स्कॉलरशिप्स हैं। ये बेसिकली जो मैं स्कॉलरशिप आपको दिखाने वाला है, जो अप्लाई करवाना चाह रहा हूँ, वो यही होगा। आपने सबसे पहले अपनी प्रोफाइल यहाँ से मुकम्मल कर लेनी है। अगर आप ये प्रोफाइल मुकम्मल कर लेते हैं तो यहाँ से जब आप एडमिशन के लिए, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके लिए कुछ हद तक ईजी रहेगा, मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी ऐड हुई भी होगी कुछ हद तक। अगर नहीं तो जैसे मैं चाह रहा हूँ आपने वैसे ही कर लेना है। आपने यहाँ पर अप्लाई के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई पे जाते हैं तो अप्लाई पे जाने के बाद ही आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन देता है। यानी कि सबसे पहले कहता है कि एडमिशन एंड एनरोलमेंट पे, यहाँ से वो आपको बता रहा है कि यहाँ पर स्कॉलरशिप्स हैं। बेसिकली मैंने कुछ हद तक उसके अंदर अप्लाई करने की कोशिश की, मतलब दिखाने के लिए आप लोगों को। तो ये चीज़ है। अकोमोडेशन क्या है, माई रिक्वेस्ट क्या है, इन 3 ऑप्शंस को हम देखेंगे बाद में। पहले आपने जाना एडमिशन एंड एनरोलमेंट पे। अच्छा, एडमिशन एनरोलमेंट पे आप जैसे ही करते हैं तो यहाँ से आपके पास आपके पास पेजेस आते हैं, 2 ऑप्शंस आते हैं। एक आता है अप्लाई के लिए। अब जैसे ही अप्लाई पे करेंगे तो ये आपको दूसरी चीज़ों के पे लेके जाएगा, मतलब कि आप ये कह सकते हैं स्पेसिफिक जो है आपके पास पेज है या स्पेसिफिक अप्लाई के लिए, वो आपको पीएचडी के लिए, डॉक्टरेट के लिए अलहदा से बनाया हुआ है, और बाकी प्रोग्राम्स पे अप्लाई करने के लिए वहाँ से अलहदा से बनाया हुआ है। तो अगर आप अप्लाई पे जाते हैं तो वही आपको अलग ऑप्शन देता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो एडमिशन की एप्लीकेशंस के लिए आपसे सारी डिटेल मांगता है, यानी कि जो बेसिकली यहाँ पर आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मास्टर कह सकते हैं, और आप कह सकते हैं कि बाकी स्कॉलरशिप्स जो अगर अवेलेबल होंगी तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर फ़िलहाल और कोई स्कॉलरशिप आपको देखने को नहीं मिलेगी। मैं दिखाता हूँ कि आपको स्कॉलरशिप्स कैसे देखने को मिल सकती हैं। तो थोड़ा सा मैं बैक जाता हूँ, मैं करता हूँ अप्लाई फॉर डॉक्टरेट। जैसे मैं अप्लाई फॉर डॉक्टरेट के लिए करता हूँ तो मेरे पास नया पेज ओपन होता है। उस टाइम कहता है अप्लाई नाउ टू अ डॉक्टरेट रिसर्च डिग्री एट न्यूजीलैंड टॉप रैंक यूनिवर्सिटी फॉर रिसर्च इंटेंसिटी, ठीक है जी, लोकेटेड इन ब्यूटीफुल एंड विब्रेंट वेलिंगटन सिटी। वेलिंगटन बेसिकली क्या है, उनका अपना कैपिटल है, यानी कि आप बेसिकली अप्लाई कर रहे हो कि कैपिटल की यूनिवर्सिटी के अंदर, यानी कि सबसे बेस्ट हो जाएगा के लिए। उसके बाद फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी है। अच्छा, अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, मास्टर में बेसिकली थीसिस होना चाहिए, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो आपने यहाँ से जो है वो ऑप्शन देखने हैं। यहाँ पर VUN जो मैंने आपको बताया था कि स्कॉलरशिप्स यहाँ मौजूद हैं मास्टर के लिए, जो कि पार्शली हैं, यानी कि फुली फंडेड नहीं है लेकिन पार्शली हैं, लेकिन वो भी लग से तो आप कह सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। वो आपने देख लेना यहाँ से प्रोग्राम्स, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ जाएंगे तो ये आपको बता देता है कि ये सारी चीज़ें क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन अगर आपने देखना है कि कौन कौन से प्रोग्राम्स या कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से मास्टर के प्रोग्राम्स आपके लिए हैं, बेसिकली मास्टर्स के लिए बता रहा हूँ, तो आप नीचे आएंगे। मैंने कहा था बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो आप यहाँ पे नीचे आते हैं, रिसर्च वर्क है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं। और यहाँ से अगर आप देखें तो पहला जो ऑप्शन मैंने वहाँ पे आपको बताया था, मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर, उसके बाद मास्टर ऑफ डिज़ाइन, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये आपको इसके डिज़ाइन के मिल जाएंगे। बिज़नेस में बहुत सारी फील्ड्स हैं, एजुकेशन में बहुत सारी हैं, हेल्थ में बहुत सारी हैं, फिजियोलॉजिकल है, ठीक है जी, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल रही हैं। आप किसी के अंदर भी, यानी कि AI है, साइंस है, यानी कि किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहेंगे तो अब यहाँ से बेसिकली आपने क्या करना है, सिंपल फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पर पहला ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं, मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर। मैं कहता हूँ कि मैंने अप्लाई करना है, ऐसे आता हूँ, ये मुझे कुछ ओवरव्यू दे रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ चूँकि आज मेरा टॉपिक सिर्फ PhD के लिए, तो मैं बेसिक यहाँ पे चाह रहा हूँ, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको इसकी। आपने जो है यहाँ से इसकी रिक्वायरमेंट्स देख लेनी है कि रिक्वायरमेंट्स क्या आपसे मांगता है, क्या कुछ जो है वो चीज़ें यहाँ से आपको चाहिए, प्रोफिशिएंसी ऑफ इंग्लिश क्या कुछ मांग लिया आपसे, ठीक है। तो ये चीज़, और इसके बाद आपने अप्लाई एंड कॉन्टैक्ट पे करना है। और जैसे ही अप्लाई पे आते हैं तो यहाँ पर वो आपको कहता है कि हमारे पास एक स्कॉलरशिप है। ये वो स्कॉलरशिप है जिसका मैंने आपको बताया था। मैं कह रहा है कि एस्टिमेटेड जो है वो इंटरनेशनल फ़ीस इतनी बनती है, जब पाकिस्तानी जो है PKR में देखेंगे तो इतनी बनती है। लेकिन हमारे पास अगर आप स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप ऐसे इस पर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहें तो आप स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। आपने जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास डिफरेंट तरह के ऑप्शन जो हैं वो आ जाते हैं। इस तरीके से आप मास्टर के लिए किसी भी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना चाहें तो आप इस तरीके से है वो क्या करें, इसको चूज़ कर लें।
तो ये हो गया हमारे पास मास्टर के लिए। वहीं अगर हम डॉक्टरेट के लिए चलते हैं तो मैं अगेन इस पे करता हूँ। मास्टर की मैंने आपको थोड़ा बहुत यहाँ से बता दिया। अगर फर्दर आपको चाहिए कि पूरा का पूरा अप्लाई करना कैसे है तो आप मुझसे जो है ज़रूर बताएं। तो कह रहा है कि यू कैन स्टार्ट फॉर एप्लीकेशन टू डू PhD। अगर आप PhD के लिए करना चाहें तो नवंबर महीने के लिए आप बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं और उसमें आपको टाइम भी यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई हेयर पे आपने क्लिक करना है। जैसे अप्लाई हेयर पे करते हैं तो ये बेसिकली आपको ऑफिशियल पेज पे लेके जा रहा है जहाँ पर आपने अपलोड करने हैं अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स। जैसे देखें यहाँ तो वो कहता है कि हमारे पास डेडलाइन उसने बताई हुई है। ठीक हो गया। हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड, एलिजिबिलिटी, ये मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। एलिजिबिलिटी कौन कौन सी है, आपको ये मज़ीद देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पीछे से वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर देखें, वरना मैं कहूँगा वीडियो देखें वो आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगी बजाय ये कि पोर्टल को इतना ज़्यादा एक्सप्लोर करें जितना मैंने करके इतनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है। अप्लाई करने के लिए आपने अप्लाई हेयर पे करना है। जैसे अप्लाई हेयर पे करते हैं तो आपके पास सेकंड विंडो आती है लॉगिन की। अब लॉगिन के लिए जैसे ही आप आते हैं तो या तो आप स्टाफ के तौर पर या कहते हैं स्टूडेंट के तौर पर, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं तो ऑलरेडी हमने वहाँ पर क्या किया हुआ है, अपना लॉगिन किया हुआ है तो स्टूडेंट के तौर पर। आपने सिंपल जो है वो जाना है और यहाँ पर क्लिक करना है लॉगिन एज आ स्टूडेंट के तौर पर। जैसे यार स्टूडेंट लॉगिन एज आ स्टूडेंट के तौर पर करते हैं तो मेरा थोड़ा सा नेट जो है वो यहाँ पर स्लो है, तो आपने ये चीज़ देख लेनी है कि आपका ना जो है ना वो इंटरनेट जो है वो अच्छे से होना चाहिए, अदरवाइज़ अभी जो है ये ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही ऑलमोस्ट ओपन हो चुका है जी, ये ऑलमोस्ट ओपन हो गया। तो जैसे ही आप यहाँ पर करते हैं तो आपके पास जो है वो अगेन आपको ये चीज़ बता रहा है कि सर्च क्या करना है। मैं एप्लीकेशन की मेरी एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँच चुकी है और ये सारी चीज़ें अगेन आपने करना है कंटिन्यू विद एप्लीकेशन। जैसे आप कंटिन्यू विद एप्लीकेशन करते हैं अब आपके पास वो पोर्टल आएगा जिस पोर्टल के ऊपर आपने डॉक्यूमेंट्स को क्या करना है, अपलोड करना है। तो ये थोड़ा सा लोडिंग कर रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा मेरे साथ जो है वो आप इंतज़ार करना है जी। तो ये हमारे पास ऑफिशियल वो पेज आ जाता है जिस पेज के ऊपर आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं अपलोड करने हैं। अगेन कुछ हद तक आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि क्लोजिंग डेट क्या है हमारे पास में, क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे आप में आपके पास तकरीबन 10 चीज़ें होंगी। यहाँ पे तकरीबन शायद उससे भी ज़्यादा हैं, 5, 10, 15 चीज़ें जो आपने कंप्लीट करनी है। अब एक 7% कंप्लीट है क्योंकि मैंने लॉगिन किया था तो मेरी पर्सनल डिटेल कुछ हद तक यहाँ पर ऐड है। जैसे ही मैं इस पर दोबारा क्लिक करूँगा अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड करूँगा। वो आपसे पूछ लेंगे, जेंडर का पूछ लेंगे, नेम, पता सारा वो जो आपको पता है। ठीक है जी। इन्फॉर्मेशन कुछ हद तक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी होगी। CV, एकेडमिक राइटिंग, आपने जो राइटिंग जो मैंने आपको पहले कहा था कि आपने राइटिंग करनी होगी, यहाँ पर वो सारे इंटरेस्ट आपने यहाँ पर शो करना है। अपनी करंट इनरोलमेंट बतानी है कि आप किस में अप्लाई करने के लिए चाह रहे हैं। अपने बता दें नवंबर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। रिसर्च के अंदर क्या एक्सपीरियंस है और मज़ीद क्या रिसर्च करना चाह रहे हैं। क्वालिफ़िकेशंस आपकी क्या हैं। अवार्ड एंड स्कॉलरशिप, अगर आपको पहले से कोई स्कॉलरशिप ऑफर हुई भी है उसको लाजमी ऐड करें, आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आपने स्कॉलरशिप के बारे में सुना कहाँ से है, रिसर्च में इंटरेस्ट क्या है, रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ऐड कर दें, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर दें, एडिशनल स्टैटिस्टिक इन्फॉर्मेशन है, डिक्लेरेशन करना, फाइनली आपने रिक्वेस्ट भेज देनी है। मतलब ये चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर ऐड करनी है। जैसे ही आप किसी पे भी क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करता हूँ तो ये जो है वो आपको एक पेज पे लेके जाता है। उस पेज पे आपने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या कर देनी होती है, ऐड कर देनी होती है। जैसे ही आपका 100% यहाँ पर कंप्लीट होता है आपने एक बार जो है वो ओवरव्यू करना है। ओवरव्यू करने के बाद जो है वो आपने क्या कर देना होता है, आपने सेंड कर देनी होती है। जैसे ही आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन कह रहा है कि आपने जो है वो ID प्रोवाइड करनी है अगर आपके पास है तो ठीक है। उसके बाद जो चीज़ों के ऊपर क्लिक स्टार बना हुआ है वो लाजमी है। उसके अलावा जो है वो आपके पास ऑप्शन है, अगर आप छोड़ना चाहें तो आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या करना है, बेसिकली सारी की सारी इस स्कॉलरशिप के ऊपर, PhD की स्कॉलरशिप के ऊपर आपने अप्लाई करना है। और इसी तरीके से सेम जो है प्रोसीजर आपका चलेगा मास्टर के लिए भी। और इसी तरीके से अंडर ग्रेजुएट की स्कॉलरशिप्स भी मैंने सुना है कि इस पोर्टल पर मौजूद हैं, लेकिन मुझे देखने को नहीं मिली। ठीक है, तो इस तरीके से ये पोर्टल जो है वो आप कह लें कि मास्टर की स्कॉलरशिप्स के लिए और PhD की स्कॉलरशिप्स के लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसको मज़ीद भी अपने तौर पर आपने सर्च कर लेना है, मज़ीद इसके अंदर एक्सप्लोर कर लेना है। जैसे ही आप वहाँ पर मुकम्मल कर लेते हैं अपना सारा कुछ, मतलब आप जैसे कि मैंने वहाँ पर कुछ हद तक किया है तो कहते हैं पेंडिंग सबमिशन अभी मैंने वहाँ पर नहीं की। ठीक है, अकोमोडेशन के लिए भी उस लिहाज से
अकोमोडेशन के लिए आपने अलहदा से एप्लीकेशन पे करने के बाद, स्कॉलरशिप पे करने के बाद जो है अकोमोडेशन के लिए भी अप्लाई करेंगे आप, ठीक हो गया। और यहाँ पर आपने रिक्वेस्ट लिखनी है कि क्या बना है उसका। तो ये चीज़ें हैं, इस तरीके से आप यूनिवर्सिटी के ऊपर जो है वो पोर्टल पे, और यही चीज़ ये आपका एडमिशन के लिए भी हो जाएगा, यानी कि आपको एडमिशन के लिए अलहदा से अप्लाई करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ये आपकी एक ही चीज़ है, आपने स्कॉलरशिप के लिए और एडमिशन दोनों के लिए एक ही बार में अप्लाई करना होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी सारे के सारे प्रोसीजर की। अगर नहीं आई या कुछ भी आपको समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट लाज़मी करें, और इस वीडियो को जो है और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मस्ट करें, ताकि मैं आपके लिए मज़ीद वो स्कॉलरशिप्स लेके आऊँ जो बाकी लोग जो है वो आपके लिए नहीं लेके आ रहे। और मुझे ये स्कॉलरशिप जो है वो ये अभी तक यूट्यूब बाकी किसी की भी नहीं मिली। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मस्ट करें। आपका अपना चैनल है।